स्कोप में मैं हूं आसिया। झारखंड के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया और झारखंड का जो दूसरा चरण है यानी देश का 5वां चरण, उसके लिए तैयारियां झारखंड में चल रही हैं। 3 सीटों पर यहां चुनाव होने हैं। हजारीबाग है, कोडरमा है और चतरा है। इन 3 सीटों पर किस तरह की फाइट है, कौन कैंडिडेट यहां बाजी मार सकता है, कौन से समीकरण है जो इन सीटों पर मतदाताओं को प्रभावित करेंगे और वो प्रत्याशी के हित में होंगे। पिछली बार क्या थे आंकड़े और इस बार किस तरह का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, इस पर पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। हमारे साथ करिश्मा, उदय और राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उदय जी आपसे। ये जो 3 सीट है, किस तरह का मुकाबला, किस तरह की फाइट नजर आ रही है इनमें? देखिए, तीनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। चतरा की अगर सबसे पहले बात करें तो चतरा में पीएम मोदी भी रैली करके गए हैं, लेकिन चतरा में कालीचरण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। ठीक है, वो बीजेपी के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन शुरू में विरोध हुआ है। और दूसरी बात देखिए ये भी है कि चतरा में इससे पहले सुनील सिंह 2 बार जीते और इससे पहले जब 2019 का चुनाव था तो सुनील सिंह को जैसे ही टिकट मिलने की घोषणा हुई थी उनका पुरजोर विरोध हुआ था। कई जगह उनके ऊपर कई टिप्पणियां की गई थी, उनका बहिष्कार किया गया था, काले झंडे दिखाए गए थे और वो प्रचार में भी नहीं निकल रहे थे। इसके बावजूद वो सीट जीत गए थे। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये जो उभर कर सामने आई थी कि मुकाबले में कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। मनोज यादव, मोदी फैक्टर भी एक वजह। हाँ, मोदी फैक्टर वजह थी। और अपोजिशन में अगर लोग ये सोचें कि अगर हम सुनील सिंह को नहीं चुनते हैं तो कौन, तो फिर मनोज यादव जो हजारीबाग वहां से संबंध रखते थे, चतरा के स्थानीय, वो भी नहीं थे, उन्हें टिकट दिया गया था और अचानक से आनंद फानन टिकट दिया गया था। तो इस बात का फायदा भी मिला था। लेकिन इस बार केंद्र त्रिपाठी हैं और केंद्र त्रिपाठी माना जाता है कि वो थोड़ी जमीनी पकड़ रखते हैं। तो चतरा में थोड़ी मुकाबले की स्थिति इस बार दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को एज मिलता दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर कोडरमा की भी बात की जाए तो कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी पिछली बार बहुत ज्यादा वोटों से जीती थी। उनके मुकाबले बाबूलाल मरांडी थे और कहा जा सकता है कि गठबंधन से राजकुमार यादव थे। और ऐसे में मुकाबला उस वक्त भी दिलचस्प हुआ था, लेकिन मोदी लहर और इसका इफेक्ट कहा जा सकता है, अन्नपूर्णा जी की पकड़ भी है, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार विनोद सिंह है और विनोद सिंह के बारे में माना जाता है कि बगोदर तो उनका गढ़ है ही, और इसके अलावा भी माले के कार्यकर्ता जो कैडर वोट है वो बगोदर में पिछली बार जो है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बगोदर से 1 लाख वोटों से लीड कर गई थी। बिल्कुल, तो ये देखना होगा, जबकि बगोदर विनोद सिंह का क्षेत्र है। राजकुमार यादव पिछली बार माले के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बगोदर में अन्नपूर्णा देवी को बड़ी लीड मिली थी। और इतना ही नहीं, अगर आप इस पर जाए विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें और कोडरमा में बगोदर को हम देखें तो विनोद सिंह जो है वो इस बार 14,545 वोटों से जीते हैं, बीजेपी से जीते हैं, लेकिन वहां पर आजसू को 5,000 वोट आए हैं। तो अब आप समझिए कि बगोदर जो कि उनका क्षेत्र है वहां पर टफ फाइट है, ये दिख रहा है। कोडरमा की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, और देखिए वहाँ नागेंद्र महतो हैं बीजेपी के, जो इससे पहले विनोद सिंह को उन्होंने हराया भी था, लेकिन इस बार विनोद सिंह आए हैं। तो नागेंद्र महतो के बारे में भी माना जाता है कि काफी जमीनी पकड़ है, इसीलिए विनोद सिंह को वो मात दे पाए थे। और इस बार बाबूलाल खुद अन्नपूर्णा के लिए प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, नागेंद्र महतो भी साथ में है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस तरह से इलाके का जायजा लिया था तो कुछ इलाके हैं जहाँ जो माले के कैडर हैं वो काफी मजबूत हैं। और इसी तरह हजारीबाग की भी बात की जाए तो हजारीबाग में देखिए अभी जेपी भाई पटेल से मुकाबला है। मनीष जायसवाल भी काफी मजबूत पकड़ रखने के लिए जाने जाते हैं और अभी ये माना जा रहा था कि जेपी भाई पटेल मुकाबले में है तो एक महतो समुदाय की बड़ी आबादी है। अगर महतो समुदाय पूरी तरह से जेपी भाई पटेल का साथ दे दे तो काफी टफ फाइट हो सकती थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले शिवलाल महतो, वो भी काफी जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं और इससे पहले जेएमएम के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। तो शिवलाल महतो जो बीजेपी में आया है उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बाकी करिश्मा बताएंगी कि वहां का क्या कुछ समीकरण है। अलावा देखिए रामगढ़ भी हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। वो चंद्र प्रकाश चौधरी का इलाका है। वहां पर सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी ने हजारीबाग में जाकर कई सभाएं की हैं। आजसू की अपनी जो कार्यकर्ताओं की है उनकी सभा की है ग्राम पंचायत स्तर पर। तो वहां पर कुर्मी वोट, और इसके अलावा जो जयराम की पार्टी से संजय मेहता हैं वो भी जो है कुर्मी वोटों पर उनकी भी नजर होगी। इसके अलावा सीपीआई ने कैंडिडेट दे दिया है हजारीबाग में। तो जो
चुनाव है वो दिलचस्प होगा। और हालांकि अगर आप ऐसे देखें विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी देखें तो जो मनीष जायसवाल हैं वो हजारीबाग विधानसभा से 50,000 वोटों के आसपास से जीते थे। वन साइडेड जीत थी, लगभग 49% से ज़्यादा मत जो है इन्हें मिले थे। तो स्थिति मजबूत है और इसलिए भी मजबूत दिखती है बीजेपी की वहाँ स्थिति मजबूत, क्योंकि हजारीबाग जो है ट्रेडिशनली बीजेपी को आप कह सकती हैं कि सपोर्ट करते हुए वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हुए दिखते हैं, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, बाद में जयंत सिन्हा हो। लेकिन ये दिलचस्प है कि जयंत सिन्हा इस बार जो है जेपी पटेल के प्रचार की आप कह सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। और जयंत सिन्हा के बेटे भी इस बार कांग्रेस से ज्वाइन किए हैं, इसको भी लेकर हालांकि इसको लेकर फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट आया कि सिर्फ वो मुलाकात थी, ज्वाइन उन्होंने नहीं किया है। पता नहीं हकीकत क्या है, वो बाद में सामने आएगी। जी देखिए, उस वक्त जब वो मंच पर आए थे तब उन्होंने कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है उनके साथ हाथ मिलाया और यही माना जा रहा था कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि जब बाइट आई थी, बाद में उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुआ था, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका जो विजन है वो क्लियर करना चाहते। तो इससे ये स्पष्ट हो गया था आसिया कि अगर उस दिन वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, अगर उस दिन वो कांग्रेस का दामन नहीं थामे तो आज नहीं तो कल वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। क्योंकि ऐसे में देखिए, अगर जयंत सिन्हा की बात कर लेंगे, नाराजगी सिर्फ टिकट कटने से है। जी देखिए, ये तो कह सकते हैं क्योंकि जयंत सिन्हा लगातार ये मान रहे थे कि शायद इस बार भी बीजेपी की ओर से हजारीबाग से उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त ये खबरें आई कि जयंत सिन्हा फिलहाल अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा पीछे कर लिए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो बीजेपी के सच्चे सिपाही है। तो उस वक्त ही लोगों को ये पता चल गया था आसिया कि शायद इस बार जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिलेगा, और वैसा ही हुआ। मनीष जायसवाल को बीजेपी ने टिकट दिया। अब शायद ये नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि जयंत सिन्हा के जो बेटे हैं वो कल जिस तरीके से बरही में जो जनसभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, और वहां पर जयंत सिन्हा के बेटे का आना कहीं ना कहीं संकेत जो है यही दे रहा था कि शायद जयंत सिन्हा के जो बेटे हैं वो कांग्रेस का दामन थाम लिया। अभी आपने जिस तरीके से कहा कि सोशल मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा है, तो जो कल वहां पर सिनेरियो दिख रहा था आसिया, जो कल तस्वीर दिख रही थी, उससे यही माना जा रहा था कि जयंत सिन्हा के जो बेटे हैं वो कांग्रेस का दामन थाम लिया। अगर वो नहीं थामे हैं तो आज नहीं तो कल वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, क्योंकि उन्होंने विजन को लेकर कहीं ना कहीं मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा है। तो कह सकते हैं वहां पर भी दिलचस्प जो मुकाबला। करिश्मा, हजारीबाग का कई बार आपने दौरा किया है और मनीष जायसवाल जो है उनकी पकड़ वहां बहुत मजबूत है। विधायक वो रहे 2 बार से और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, कई तरह के काम वो खुद अपने फंड से करते रहे हैं, तो उनकी पकड़ मजबूत है। और जेपी पटेल जो फिर चेंज करते हैं, कांग्रेस आते हैं बीजेपी को छोड़ के, मांडू से विधायक है, उनकी पकड़ वहां पर किस तरह दिख रही है, दोनों में मुकाबला करें तो? जी देखिए, आपने सही कहा कि मनीष जायसवाल 2 बार से वहां पर विधायक है, हजारीबाग सदर के वो विधायक है, और ऐसे में उनकी जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। लोगों से वो लगातार मुलाकात करते हैं, और कई लोगों से, कई क्षेत्रों का मैंने खुद भ्रमण किया, लोगों से मैंने बातचीत की कि कितना बार जब वो विधायक थे तब आते थे, किस तरीके से आप लोगों से बात करते थे। तो लोगों का यही कहना था कि हर चीज को वो समझते हैं, अगर रात में भी कोई दिक्कत होती है तो मनीष जायसवाल उनके सामने रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप जेपी भाई पटेल की बात करेंगे तो मांडू से वो विधायक है, टेकलाल महतो के वो बेटे हैं, वो सांसद भी रहे टेकलाल महतो। और ऐसे में अगर आप जेपी भाई पटेल का कोई भी सभा आपने देखा होगा या फिर वो जिस तरीके से सभा को संबोधित करते हैं, उनका यही कहना रहता है कि वो टेकलाल महतो के बेटे हैं। जिस तरीके से टेकलाल महतो ने काम किया है बिल्कुल वैसा ही जेपी भाई पटेल काम करेंगे, ऐसा जेपी भाई पटेल लगातार बोलते हैं। तो दोनों ही जो प्रत्याशी है वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जीत कर आएंगे तो किस तरीके से कार्य करेंगे। तो देखिए, हजारीबाग दोनों के बीच में कड़ी टक्कर रहेगी इस बार। जी, ये तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि कड़ी टक्कर जो है वो हजारीबाग में देखने को मिलेगी। जो हम लोग बोलते हैं ना, नेक टू नेक जो मुकाबला है वो हजारीबाग में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से उदय ने कहा कि कुर्मी वोटर्स वहां पर ज्यादा है, और ऐसे में वो फैक्टर अगर जेपी भाई पटेल का काम आता है तो जेपी भाई पटेल मुख्य रूप से मुकाबले में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी वो मुख्य रूप से मुकाबले में है, लेकिन कह सकते हैं दोनों जो प्रत्याशी है वो एक दूसरे को काफी टक्कर देने वाले हैं। हालांकि ये पिछले कई बार से तो हजारीबाग बीजेपी का गढ़ रहा है, तो एक फेवर है
एक पॉजिटिव साइन उधर भी है। अब इसमें कितनी सेंधमारी कर पाते हैं जेपी पटेल, ये देखना दिलचस्प होगा। किस तरह की उनकी लॉबिंग रही, किस तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बस इतना बोलूंगा कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में 67.4% वोट मिले थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि वहाँ पर बीजेपी का क्या होल्ड है। लेकिन जेपी भाई पटेल को ये बात पता है कि वो बीजेपी का गढ़ है। आपने देखा होगा कि कई बार उन्होंने इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वो इस बार इतिहास रचने वाले हैं। उनको ये पता है कि कांग्रेस का गढ़ वो नहीं रहा है, बीजेपी की सीटिंग सीट है और बीजेपी की ओर से भी चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से वापस बीजेपी के खाते में हजारीबाग सीट आए। लेकिन जेपी भाई पटेल एक रट जरूर मारे हुए हैं कि इतिहास वो रचने वाले हैं। तो जेपी भाई पटेल को चीजों चलिए करिश्मा, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहता कि वो हारेगा, सबको लगता है वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। हजारीबाग में इस बात का इंतजार रहेगा कि देखिए यशवंत सिन्हा बागी बने बैठे हैं, पुराने दिग्गज हैं। अम्मा प्रसाद उनका आशीर्वाद लेने गई थी जब उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। तो यशवंत सिन्हा कितना नुकसान पहुंचा पाता है। चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी एक अलग खेमा बनाने की कोशिश की जा रही है और जयंत सिन्हा का भी मौन समर्थन है, क्योंकि वो नामांकन के दिन तो खुलकर नहीं दिखे लेकिन उसके बाद भी वो खुलकर समर्थन में नहीं दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, आमतौर पर जो बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट का टिकट कटा है, जिसे फिर मिला है, वो उनकी सभाओं में वो दिख रहे हैं, लेकिन हजारीबाग में जयंत सिन्हा नजर नहीं आए। बिल्कुल, जयंत सिन्हा को काफी नागवार गुजरा है कि जिस तरह से उनका टिकट कटा है और इसी का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन यशवंत सिन्हा तो शुरू से मोदी सरकार से, ये पीएम नरेंद्र मोदी से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। वो कितने कामयाब रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अम्बा प्रसाद जब आशीर्वाद लेने गई थी यशवंत सिन्हा के पास, अभी हाल ही के दिनों में जब जनसंपर्क अभियान चला रहे थे जेपी भाई पटेल, उस वक्त अम्बा प्रसाद भी उनके साथ मौजूद थी। अम्बा प्रसाद ने बातचीत के दौरान कहा कि मैं जहां पर भी जेपी भाई पटेल के साथ जा रही हूँ, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि शायद अम्बा प्रसाद को टिकट मिल सकता है, अम्बा प्रसाद चुनावी मैदान में हो सकती है। तो इसको लेकर अम्बा प्रसाद ने कहा था कि मैं जेपी भाई पटेल के साथ तो जरूर जा रही हूँ, लेकिन जहां पर भी जा रही हूँ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ। तो कह सकते हैं कि जब से वो यशवंत सिन्हा से आशीर्वाद ली है, तब से शायद लोगों को ये लग रहा था कि अम्बा प्रसाद को इस बार टिकट मिलेगा, चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। तो ऐसा सिनेरियो जो है वो मतलब हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। जेपी पटेल के लिए इतिहास रचने वाली ही बात है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 1971 और फिर उसके बाद 1984, ये 1984 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस जो है वो हजारीबाग में चुनाव जीतने में सफल हुई थी। तो अगर वो ये करिश्मा कर पाते हैं तब वो एक ऐतिहासिक उनकी जीत होगी, अगर ऐसी बात होती है तो। हालांकि अगर आप ट्रेडिशनली विधानसभा वार भी अगर समीक्षा करने जाएंगी तो आपको दिखेगा कि जो 2019 का चुनाव था वहाँ पर बीजेपी को ऑलमोस्ट सारे विधानसभाओं में बड़ी लीड मिली थी। और चाहे वो बड़का गांव का ही विधानसभा आप ले लीजिए, वहाँ पर भी बीजेपी को बड़ी लीड मिली थी। यहाँ तक कि अगर आप विधानसभा चुनाव की बात कीजिए तो बुंडू में जेपी पटेल बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत उनकी भी बड़ी नहीं थी और दूसरे नंबर पर आजसू थी। तो जो ये हजारीबाग का जो इलाका है वहाँ पर आजसू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुकाबला रहा था जेपी भाई पटेल का आजसू से, तिवारी महतो के साथ नेक टू नेक फाइट थी और अंतिम क्षण में यह फैसला हुआ था हार किसकी जीत किसकी। तो ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आजसू बीजेपी के साथ खुलकर साथ है। बिल्कुल, एक और फैक्टर रहा इस चुनाव में उधर, क्योंकि प्रत्याशी पर बहुत हमने चर्चा की है। देखिए, बीजेपी ने बहुत पहले से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी और इंडिया गठबंधन ने बहुत वक्त लिया है। जब हजारीबाग मैं भी गई तो उनके प्रचार का वो 52वां दिन था या 60-62वां दिन था और तब तक कैंडिडेट की घोषणा उससे थोड़े दिन पहले ही की थी कांग्रेस ने कि जेपी पटेल होंगे। तो ये जो वक्त मिला बीजेपी को अलग अलग सीटों पर उनके कैंडिडेट को चुनाव प्रचार के लिए, ये बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, इसका फायदा तो मिलता ही है। जो प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए जाते हैं उनका चुनाव प्रचार जो है वो पहले से शुरू हो जाता है, वो ज्यादा गांव तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि देखिए अब है क्या कि संसदीय क्षेत्र जो है वो सभी काफी बड़े हो गए हैं। वो हर साल जो है उसमें और वोटर्स जो है वो ऐड ऑन होते चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्याशियों के लिए भी ये काम आसान नहीं होता। तो उन्हें जितना ज़्यादा वक्त मिलता है तो उनके लिए आसानी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक जो है अप्रोच कर सकें और उन्हें अपनी बातों से जो है वो अपने प्रति जो है एक समर्थन जुटा सकें। तो इस मामले में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो खुशकिस्मत रहे कि उनकी पार्टी ने जो है वो पहले जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन ये भी चीज़ है कि चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि वो रात भर में बदल जाती है।
वो जो आप कहते हैं कि चुनाव के पहले वाले दिन की जो रात होती है, कितने गांव तो आपको ऐसे मिलेंगे जो उसी दिन तय करते हैं कि हमें क्या करना है, किसे वोट करना है। तो ये चीज़ें भी हैं और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर जो आपको महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी स्ट्रैटेजी जो थी वो यही थी कि वो चाहता था कि बीजेपी पहले अपने कैंडिडेट दे दे और फिर उसका हम आकलन करें। और जो कोशिश दिखी है वो ये दिखी है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने वाला वो कैंडिडेट दें। तो आप ऑलमोस्ट ज़्यादातर जगहों पर जो है ये चीज़ देखेंगी। चलिए, एक और चीज चतरा की बात कर रहे थे उदय, तो चतरा में हमेशा से ही मुद्दा रहा कि वहाँ कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं रहा और केबीसी में भी देखिए ये सवाल उठा। तो अब कोशिश बीजेपी ने की कि वो स्थानीय कैंडिडेट दे, कोशिश कांग्रेस ने भी की कि वो स्थानीय कैंडिडेट दे। तो इस बार जनता कैसे निर्णय लेगी? और के एन त्रिपाठी देखिए अपने आप को साबित करने में भी लगे हैं कि वो वहाँ के लोकल हैं। बिल्कुल, के एन त्रिपाठी साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो तो ये खोलकर कह रहे हैं कि भाई वो पलामू से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, चतरा के स्थानीय नहीं है। डाल्टनगंज रेड़मा से वो बिलोंग करते हैं, तो वो वहाँ से हैं। आप देखिए वो इस तरह से अपने आप को स्थानीय बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें लातेहार है, मनिका है, तो उसके ज़रिए वो अपने आप को, चूँकि डाल्टनगंज से नज़दीकी है, तो वो दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी को ये एक फ़ायदा मिला है और जो चतरा के कुछ लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है, तो उन ये प्रत्याशी घोषित होने से पहले तो उस वक्त भी उन लोगों ने कहा था कि देखिए सारी चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं आता। तो इस बात की जो टीस है वो चतरावासियों के मन में थी, तो अब वो एक अवसर आया है। लेकिन ये भी बात है कि सामने के एन त्रिपाठी भी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनकी एक अपनी जो है कार्यशैली है और उनका अपना जो है एक राजनीति है और उसको करने का तरीका भी उनका अपना है। तो उस तरह से वो जो है सामने आते हैं और वो बड़े नेताओं में शामिल होते हैं कांग्रेस के, खास करके अगर आप प्रदेश स्तर की बात करें तो। और उनकी जो है एक आप कहते हैं ना एक विजन वाली बात, तो वो के एन त्रिपाठी के अंदर वो विजन भी आपको जो है वो दिखेगा। तो इसीलिए जो चतरा का मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। और आपको पहले भी हमने इस पे चर्चा की है कि चतरा वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जातीय समीकरण उतने मायने नहीं रखते, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो ज़्यादा मायने रखते हैं। और इसके उदाहरण हैं कि यहाँ पर धीरेन्द्र अग्रवाल, जबकि उनकी जाति के प्रति वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे। कि वो एक बार आरजेडी से जीते और दूसरी बार फिर बीजेपी से भी जीते। यानी यहाँ चतरा के लोग थोड़े अजीब हैं क्योंकि वो एक पार्टी के नहीं, वो कैंडिडेट को देखते हैं। और देखिए 2009 में इंदर सिंह नामधारी निर्दलीय मैदान में उतर गए थे और जीत कर आ गए थे। संख्या आप देखिए कि 0.04 या 0.6 है। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके तो ये चतरा की खासियत है कि वहाँ जातीय समीकरण से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो हावी होते हैं। और मुझे लगता है कि पिछली 2 बार से ये बीजेपी को बहुत फायदा करके और गया देखिए है। वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर अभिषेक, रांची के ही चिकित्सक हैं। वो खुद को बताते हैं कि मैं चतरा का स्थानीय हूँ और वो वहीं के मूल निवासी हैं। और उनकी प्लस पॉइंट, उनका प्लस पॉइंट ये है जो वो बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों से लगभग वो 300 कैंप लगा चुके हैं और बहुत लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, जांच शिविर, ये सब उन्होंने किया है। और उन्हें उम्मीद है कि इस बार चतरा के लोग उन्हें भी वोट देंगे। हालांकि देखिए मुकाबले में वो कहाँ किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये बड़ी बात होगी। और उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम यादव भी उनके साथ है और उनकी एक बड़ी आबादी है चतरा में। हालांकि देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के लिए राहत की बात आई है वो जयप्रकाश भोक्ता ने जो अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वो अगर चुनाव लड़ते तो जो बीजेपी के कुछ कोर वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी हो जाती। और बीजेपी यहाँ पर इस मामले में सफल रही, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या कालीचरण सिंह का अपना व्यक्तिगत रिलेशन है कि उसके ज़रिए जयप्रकाश सिंह भोक्ता को जो है वो ये मनाने में कामयाब रहे कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें, और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो इससे बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है। करिश्मा, कोडरमा की अगर बात करें, कोडरमा में देखिए अन्नपूर्णा देवी वहाँ 25 सालों से विधायक रहीं, 5 टर्म से, और फिर सांसद भी बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी है। तो उनके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, महिला भी हैं और बेदाग हैं, और लगातार जिस तरह से उनका कद बढ़ा है बीजेपी में जाने के बाद, तो ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। तो वहाँ पर विनोद सिंह अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि माले का भी एक वोट वर्ग होता है जो फिर खिसकता नहीं है, और उसके साथ इंडिया
अलायंस के भी तमाम वोटर्स होंगे, तो कैसा मुकाबला दिख रहा है? जी देखिए, अगर हम लोग कोडरमा की बात करेंगे आसिया, तो वहां पर भी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार माले की ओर से विनोद सिंह चुनावी मैदान में, और आपने सही कहा कि एक माले का जो वोटर्स है वो भी वहां पर है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो 5 टर्म से वो विधायक है और सांसद भी है, और ऐसे में 2019 का आपने चुनाव देखा होगा कि जिस तरीके से वो जीत कर आई थी, उसके बाद से ही यही माना जा रहा था कि शायद 2024 में बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा, और इस बार देखिए बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिला है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे, आज जब वो बिरनी पहुंचे थे, तब अन्नपूर्णा देवी मौजूद थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था आपने देखा होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से अन्नपूर्णा देवी अब अपनी बात को लोगों के समक्ष रखती हुई नजर आ रही है, इसके साथ ही उनका यही कहना है कि इससे पहले उन्होंने कई कार्य किए हैं, विकास किस तरीके से हुआ है लोगों को अच्छे से पता है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो जो कार्य अधूरा है उसको वो पूरा करेंगे। अगर हम लोग विनोद सिंह की बात करेंगे, माले से वो विधायक है, उनका भी यही कहना था कि बहुत सारे ऐसे विकास का कार्य जो है वो पाइपलाइन में रखा गया है, लेकिन अब तक वो धरातल पर नहीं उतरा है, जिसको लेकर वो बहुत ही ढंग से वो अपनी बातों को लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो मुकाबला वहां पर होने वाला है वो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब देखिए वहां की जनता किन्हें चुनती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विनोद सिंह लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जीत कर आएंगे तो किस तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि लगातार वो यही बोलते हैं कि बगोदर के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। जो लोग धरातल पर जाएंगे उनका यही कहना होता है कि जो पाइपलाइन में उन्होंने चीज रखी थी उसको वो धरातल पर उतारे हैं और लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। तो अगर प्लस पॉइंट विनोद सिंह की ये है कि बेदाग छवि है। अभी भी देखिए चुनाव प्रचार के लिए वो लोगों से चंदा लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है, ईमानदार छवि है। बात है कि देखिए विनोद सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो पकड़ उनकी काफी अच्छी है। और मैंने वहाँ कोडरमा के दौरे के दौरान महसूस किया कि लोगों में गर्व का भाव है कि हमारा जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है, तो ये फैक्टर काम कर रहा है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो विनोद सिंह बहुत भारी पड़ते, लेकिन अन्नपूर्णा जी के साथ प्लस पॉइंट ये भी क्या आपको दिखा, जिस तरह खूंटी में नाराजगी दिखी कि केंद्रीय मंत्री बन गए अर्जुन मुंडा तो क्षेत्र में नजर नहीं आया, तो क्या कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जब बनी तो उसके बाद ये नाराजगी दिखी कि वो क्षेत्र में नहीं दिख रही है? नहीं, वो बिल्कुल क्षेत्र में दिखी है, और लगभग जब जब वो कोडरमा आई है लोगों के लिए उनके दरवाजे खुले रहे हैं। और कोविड काल के समय की बात की जाए या हमने कई महिलाओं से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम अपनी छोटी छोटी शिकायतें लेकर भी वहां जाते हैं और मैडम से मुलाकात होती है। तो ये फैक्टर उनका एक प्लस पॉइंट है, और शायद यही वजह है कि विनोद सिंह का जादू चल पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। अन्नपूर्णा मुझे तो काफी मजबूत दिखाई दे रही है वहाँ। जब पिछली बार उनको लगभग 62.7% मत आए थे, तो अगर आप विपक्ष में जोड़ लीजिए, जबकि बाबूलाल मरांडी जैसा मजबूत कद्दावर जो है उनका अपोनेंट था पिछली बार, इस बार तो बाबूलाल मरांडी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन तब भी जो है बाबूलाल मरांडी और जो माले, इन दोनों का वोट प्रतिशत अगर आप एड ऑन भी कीजिएगा तो वो 30.5% के आसपास जो है वो बमुश्किल पहुंचता है। तो ये चीज़ें अन्नपूर्णा देवी को जो है वो मजबूत बना रही है। लेकिन जो अन्नपूर्णा के लिए जो आप कह सकती हैं कि एक तनाव वाली बात है, जो बीजेपी के लिए तनाव की बात है, जो जेएमएम के रेबल कैंडिडेट जेपी वर्मा वहाँ खड़ा हुए हैं ना, वो जो है वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और क्योंकि वो कुशवाहा कम्युनिटी से हैं और जो वो वोट है, और चूंकि उनकी फैमिली का एक बैकग्राउंड रहा है, रीतलाल प्रसाद वर्मा भाजपा के टिकट पर ही कई बार वहां पर सांसद रहे हैं, वो उनके भतीजे हैं, हालांकि बेटे अभी भी बीजेपी में हैं प्रणव वर्मा, लेकिन इनका परिवार एक उस तरह का रहा है। और ये भी देखने में आया है कि जब 2014 में प्रणव वर्मा जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जो है लगभग 15% मत लाए थे। इसका मतलब जो ये कुशवाहा कोयरी कुर्मी वोट है उस पर इनकी पकड़ जो है वो है। तो अन्नपूर्णा के लिए जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो इस वोट को शिफ्ट नहीं होने दें, क्योंकि 2014 में बीजेपी का वोट और 2019 में बीजेपी के वोट में जो फर्क था वो इसलिए था कि जब अन्नपूर्णा देवी रविंद्र राय के बाद जो है कैंडिडेट बनती हैं तो वो यादव वोटर्स को तो अपने साथ जोड़ती ही हैं, और जो प्रणव वर्मा जो 2014 में लड़े थे वो 2019 में नहीं थे। तो सारा जो कुर्मी कोयरी कुशवाहा
कुशवाहा वोट है वो भी जो है बीजेपी के साथ आ गया था और उसी ने जो है 62.7% तक इनके वोट पहुंचा दिए थे। तो देखिए यादव वोटर्स तो अभी भी अन्नपूर्णा के साथ हैं, लेकिन जो ये कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी वोटर्स हैं उनके वोट्स जो है वो सेंधमारी न हो। वैसे ये जो चुनाव बनता जा रहा है, अगर आप देखिए बहुत जगह हम सोचते हैं कि यहाँ ट्रायंगुलर होगा, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये मुख्यतः आमने सामने की लड़ाई वाला बनता चला जा रहा है। और खास करके झारखंड में अगर आप फर्स्ट फेज का चुनाव देखिए और जितना रोचक और रोमांचक मुकाबला हुआ, उसके बाद तो सेकंड फेज के लिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि किस तरह से वोटिंग होती है, क्या कोई तीसरा कोण बनता है, नहीं बनता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के अंदर भी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। अब वोटर जो है वो उत्साह दिखाएं, बूथ तक जाएं और ये जो चतरा, हजारीबाग और कोडरमा की हम बात कर रहे हैं वहां पर वोट डालें जबरदस्त तरीके से। चलिए, उम्मीद है कि इस बार भी बम्पर वोटिंग होगी। लेकिन एक और इन 3 लोकसभा सीटों के अलावे भी एक और चुनाव हो रहे हैं 20 तारीख को, और वो है गांडे विधानसभा का उपचुनाव। इस सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प है और किसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल सबसे बड़ा है? करिश्मा, क्या लगता है? जी देखिए, कल्पना सोरेन तो अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जब से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, यही माना जा रहा था कि अगर उपचुनाव होते हैं गांडे में तो शायद कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और अपनी किस्मत आजमाएंगी। अब जिस तरीके से कल्पना सोरेन कैंपेन कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है तो क्यों बंद है, ये इसका भी रीजन वो देती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि जितना भी योजना सरकार ने लेकर आई है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों को फायदा मिल रहा है, अबू आवास योजना के साथ साथ कई ऐसी योजना को लेकर वो अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन ने जो काम किया है और हेमंत सोरेन काम करते हुए जेल गए हैं तो वहां के लोगों से सपोर्ट उतना मिलेगा। अब देखिए, प्रतिष्ठा की बात सही में वो सीट है, क्योंकि एक और जहां पर यही माना जा रहा था कि अगर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है तो कल्पना सोरेन अगर कमान संभालती है, क्योंकि कद जो है उनका लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है झामुमो में। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से वो जनसभा को संबोधित करती हुई यही बोलती हुई नजर आ रही है कि षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जेल में बंद है, अगर मैं जीत कर आऊंगी तो जो भी योजना हेमंत सोरेन लेकर आए थे उस योजना को आगे बढ़ाने में मैं कामयाब होंगी और किस तरीके से मैं काम करूंगी इसको लेकर मैं लिस्ट भी तैयार कर ली हूं। आपने सुना होगा कि कई बार जनसभा में उन्होंने ये बात का जिक्र किया है। तो देखिए, अब कल्पना सोरेन के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि ऑपोजिट में दिलीप वर्मा है बीजेपी की ओर से, लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरीके से लोगों से बातचीत कर रही है, सिर्फ यही बता रही है कि बीजेपी ने इतने सालों में क्या किया, बीजेपी आखिर किस तरीके से काम कर रही है। वो सिर्फ ये नहीं बता रही है आसिया कि झामुमो क्या काम किया है, वो ये भी बताती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी ने क्या दिया है इस राज्य को। तो दोनों तरफ से कल्पना सोरेन कहीं ना कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कि कैसे विपक्ष पर भी निशाना साधना है और अपनी उपलब्धियां भी गिनाना है। उदय उनके पक्ष में है। हाँ, अगर आप यहाँ पर आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स को देखें तो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 46-47% हो जाते हैं। तो पिछली बार अगर सरफराज अहमद को कम वोट मिले थे तो इसकी जो एक बड़ी वजह थी कि कुछ मुस्लिम वोट्स AIMIM के पास चले गए और जो ट्राइबल वोट्स है वो सभी में बटे थे। तो इसी वजह से जो है सरफराज अहमद को जो वोट मिले थे वो 34.7 मतलब लगभग 35% के आसपास मत मिले थे। कल्पना सोरेन की कोशिश होगी कि ये जो आदिवासी वोट है और जो मुस्लिम वोट है उसमें कोई सेंधमारी ना हो, वो पूरा का पूरा चंक इनके खाते में आ जाए। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि ये चुनाव हो रहा है। ये जो एक बात थी कि सरफराज अहमद ने जो इस्तीफ़ा दिया और ये सिर्फ 6 महीने के लिए जो है जो भी जीतेंगे वो विधायक रहेंगे, तो ये एक सवाल ज़रूर है। लेकिन 6 महीने में ही अपने आप को साबित करना क्यों ज़रूरी है उदय? ये कल्पना सोरेन के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो गांडे विधानसभा जीते? पार्टी पर पकड़ और परिवार पर अंदर खाने तो सीधे ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख के बाद वो CM बनने वाली है कल्पना सोरेन, और जब उनसे ये पूछा जा रहा है तो वो ये कह रही है कि आला कमान जवाब देगा, इसका आला कमान तय करेगा। यानी अंदर खाने ये बातें तय हो चुकी हैं, वो जीत कर आती हैं। उन्होंने इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगले को डरा रहे हैं, यानी आप चंपाई सोरेन को डरा रहे हैं ये सवाल करके। देखिए अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक समीकरण वहां और है। आजसू के जो प्रत्याशी थे पिछली बार उन्होंने अच्छा खासा वोट लाया था और इस बार आजसू को बड़ी इच्छा थी कि गांडे सीट उपचुनाव आजसू लड़े, और आजसू ने जैसे ही ऐसी इच्छा रखी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। इसका नुकसान होगा अंदर खाने। देखिए, अगर आजसू कैंडिडेट का सपोर्ट बीजेपी के दिलीप वर्मा को मिल जाता है तब तो
बहुत कांटे की टक्कर का मुकाबला जो दिखेगा। कैंडिडेट थे अर्जुन बैठा, वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने जो है आजसू का साथ छोड़ दिया है और जो एक बयान में अखबार में पढ़ रहा था कि सुदेश महतो ने साफ कर दिया है कि उनसे कोई बातचीत भी नहीं होगी, तो उन्होंने एक तरह से पल्ला अपना झाड़ लिया है। लेकिन अगर जो वोट उन्हें मिले थे वो वोट सिर्फ आजसू के थे या उसमें अर्जुन बैठा के भी वोट थे, वो जो वोट है उसका नुकसान जो है बीजेपी को होगा अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर क्या वो लड़ ही रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने एक बताया कि कर्मिला टुडू हैं जो कि सालखन सोरेन की पुत्रवधू हैं, जो पिछली बार चुनाव लड़ गई थी, चूंकि उन्हें टिकट नहीं मिला था, इस वजह से सालखन सोरेन वहां से 4 बार विधायक रहे, तो ये गुस्सा था और इसीलिए वो चुनाव लड़ गए। सहयोग मिलेगा बीजेपी को गांडे में, ये सबसे बड़ा सवाल है। आजसू का पूरा सहयोग मिलेगा इस बार। देखिए लेकिन कैंडिडेट जब अलग हुए हैं उनके कार्यकर्ता, कैंडिडेट, इसीलिए मैंने कहा कि कैंडिडेट का सहयोग नहीं मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? वो खुद चुनाव लड़ रहा है और इसीलिए इस तरह की कई बातें आई हैं, शिकायत भी हुई है अर्जुन बैठा की तरफ से कि उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, तो वो एक इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। तो चूंकि इसी से पता चलता है कि बीजेपी को एहसास है कि अर्जुन बैठा उन्हें डेंट कर सकते हैं और इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कर्मिला टुडू के जोड़ने से जो है वो एक जेएमएम को फायदा हुआ है। 5% वोट जो है कल्पना सोरेन का एटलीस्ट जो है वो बढ़ेगा। पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी और असंतोष की वजह से, और 4.85% मत जो है उन्होंने लाए थे। तो इस तरह से ये चुनाव अगर आप देखें, जैसा मैंने कहा कि बाकी चीज़ों को साइड अगर हम रख दें और सिर्फ आदिवासी और मुस्लिम वोट अगर एक्यूमुलेट होता है, एक जगह इकट्ठा होता है और उसका पूरा चंक कल्पना सोरेन के लिए चला जाता है, तब तो फिर उनके लिए रास्ता आसान है। लेकिन अगर कि आजसू का पूरा वोट आ जाए, बीजेपी का पूरा वोट आ जाए, जेबीएम का, आजसू के वोटर बीजेपी के साथ आएंगे, वो तो स्वाभाविक है, वो उनका व्यक्तिगत वोट होगा। ये अर्जुन बैठा, वो ये कहा जाता है कि वहाँ बैठा कम्युनिटी के लोग काफी संख्या में है, उनका साथ अर्जुन लेकिन बैठा को आमतौर जरूर पर जो मिलेगा। वोट होता है वो पार्टी का होता है। जैसे अब अगर आप मान लीजिए कोडरमा की ही, जो कि उसी के अंतर्गत गांडे आता है, वहां पर अगर जेपी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये कहें कि वो जेएमएम जितना वोट ले आएंगे तो ये असंभव है, क्योंकि वोट पार्टी का होता है, अपना जनाधार होता वोट है। पार्टी चलिए का वक्त की भी कमी है, तो अब छोटे में ये तीनों सीटों पर हम जान लेते हैं सबकी राय कि कौन बाजी मार सकता है। करिश्मा जल्दी से, जब हजारीबाग में जी देखिए, ये तो बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी आसिया, आपका क्योंकि आकलन क्या है? देखिए मेरा आकलन कैसे बोल सकते हैं, ये तो कांग्रेस बीट है करिश्मा की, इसलिए खुलकर बोलना नहीं चाह मैं रही। बोल रही हूँ कि अगर कांग्रेस जीत कर आती तो शायद जिस तरीके से जेपी भाई पटेल बोल रहे हैं लोगों को, में भी कुछ हो सकता है। अब देखिए, चलिए कोडरमा, अन्नपूर्णा देवी और चतरा, केएन त्रिपाठी। चलिए उदय, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? मुझे तो सीधे मैं यही कहूंगा कि तीनों सीटों पर बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कैंडिडेट काफी मजबूत स्थिति में है और मेरे ख्याल से तीनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। आप क्या आकलन कर रहे हैं? 3-0 बीजेपी के पक्ष में। चलिए तो गांडे सीट, उस पर भी जरूर कर लेते हैं। गांडे सीट पर क्या लग रहा है करिश्मा? आप पूछते भी नहीं तभी हमारे दर्शकों को पता चल जाता आसिया, कल्पना सोरेन। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वहाँ मुझे भी ये लग रहा है कि कल्पना सोरेन की जीत तय है, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ लोगों से मिल रही है और छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित कर रही है। मैंने खुद देखा था कि अगर वहाँ 50-60 लोग भी हैं तो उन्हें भी वो 15-20 मिनट वक्त दे रही है और उनसे अच्छे से मिलजुल रही है। ये कल्पना सोरेन की एक बहुत बड़ी यूएसपी है जो वो अब सामने आ रही है। ये जेएमएम के लिए भी एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है कि उन्हें कल्पना सोरेन जैसी नेता मिली जो लोगों से इस तरह से मिक्सअप होकर बातचीत कर रही है, कनेक्ट हो रही है। आप क्या? उनके राजनीतिक सूझबूझ पर तो किसी को अब कोई संदेह नहीं रह गया है और जिस तरह की बातें भी वो करती हैं, बिल्कुल लगता है कि एक होमवर्क किया हुआ है उन्होंने। और वहाँ पर गांडे में कल्पना सोरेन का पलड़ा साफ साफ भारी है और मुझे लगता है कि सीट उनके नाम होगी। चलिए, तो ये आकलन फिलहाल हमने किया है, लेकिन ये पूरा पावर, पूरी राइट जनता के पास है, मतदाताओं के पास है कि वो किसे चुनती है। हो सकता है हमारा आकलन गलत हो सकता है हमारा आकलन सटीक बैठे, और जो हमने अभी आकलन किया है तमाम समीकरणों को देखते हुए और उन सीटों पर जाकर जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई है उस पर जो हमने अभी चर्चा की है, हो सकता है वो सही हो, लेकिन फिर भी मतदाता के हाथ में वो चाबी है। किसकी किस्मत पर वो चाबी जड़ती है, ताला लगाती है ईवीएम में मतदाता, वो देखना काफी दिलचस्प होगा।
होगा और लगातार इसी तरह पल पल की अपडेट, चर्चा, समीकरण सब कुछ आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।